राम राम सा स्वागत है आपका हमारे मेहनती किसानों को समर्पित A1 टीवी की खास प्रस्तुति राम राम सा में। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर 20 कोस पर पानी और वाणी बदल जाते हैं, धोती बांधने का ढंग बदल जाता है, पगड़ी का रंग बदल जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो एक शब्द है राम राम सा। राजस्थान के किसी भी गांव में जाकर देखिए, राम राम सा का जवाब राम राम सा में ही मिलता है। और वही राम राम सा हम आपके लिए लेकर आते हैं हर शनिवार हर शाम। और आप भी इस आधुनिक चौपाल में हिस्सा ले सकते हैं 0141 451 5103 पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का राम राम सा। घास फूस का घर है मेरा, धूप जहां खलिहान है, बादल मेरी किस्मत लिखता, जल फसलों की जान है, दुख तो मेरे घर की मुर्गी, सुख मेरा मेहमान है, कहते मुझको अन्न का दाता, मेरा नाम किसान है। जी हां, किसान मौसम पर निर्भर रहकर हर सीजन में बीज बोता है, परंतु हर बार मौसम उसका साथ दे ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी पाला किसान की फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसे में अंत में किसान के पास सिवाय दुख, कर्ज और आंसुओं के कुछ नहीं बचता। किसान को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक योजना है जो कि उनके लिए वरदान साबित हुई है, परंतु अधिकतर किसान उसके बारे में नहीं जानते। आज का हमारा विषय इसी पर आधारित है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महावीर शास्त्री, जो कि एक सामाजिक कृषि कार्यकर्ता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ इस सब्जेक्ट में अच्छी समझ रखने वाले PS कलवानिया हैं, जो कि किसान नेता है। आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि असल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या और ये कितनी कारगर साबित हुई है हमारे किसानों के लिए। सबसे पहले मैं PS कलवानिया जी के पास आऊंगा। कलवानिया जी, क्या है असल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय की बात है, ये किसानों के कल्याण के लिए, किसानों में समृद्धि लाने के लिए और किसानों को कृषि से जोड़े रखने के लिए एक बहुत बड़ा किसानों को टॉनिक है और माइलस्टोन साबित होगी। ये किसानों के लिए लोक कल्याणकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे किसानों के लिए अगर कोई मजबूत योजना है तो फसल बीमा योजना है। ये किसानों को पूर्णतः समर्पित है। इसके अंदर किसान के अगर बीमा किसान ने कराया है तो उसके 14 दिन बाद, फसल कटने के 14 दिन बाद भी अगर कोई दुर्घटना या उसके साथ में कोई हानि होती है तो उसको फिर भी उसके अंदर उसको क्लेम मिलता है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ किसानों के लिए सेफ्टी और श्योरिटी के लिए अगर कोई विषय हो नहीं सकता। परंतु जब बीमा योजना है और आप इतनी श्योरिटी के साथ उसका क्लेम का बता रहे हैं, सेटलमेंट है और 14 दिन के बाद भी कोई दुर्घटना हो तो किसान को उसका क्लेम मिलता है, उसके बावजूद फिर किसान नाराज क्यों है, किसान परेशान क्यों है कि उसे खराबे के बाद में पैसा नहीं मिलता? देखिए, खराबे का पहले की गवर्नमेंट के अंदर खराबे के लिए 50% से अगर 49% भी अगर खराबा होता था, जी हाँ, कृषि नीति इसके लिए जिम्मेदार थी। 50% खराबा होता था, उससे 49% भी हुआ तो भी उसको किसान को 1 रुपया क्लेम का नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फसल बीमा नीति लागू की, उसके अंदर खराबे का अगर 33% हुआ है तो भी उसको उसका खराबे का पूरा मोल उसको मिलेगा किसान को। ये उसके अंदर एकदम क्लियर शब्दों के अंदर उसको प्रचारित और प्रसारित भी किया जा रहा है इस बात को। महावीर जी, आप कितना सहमत हैं बताइए। तब तक हमारे पास एक किसान भाई का फोन आ चुका है, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप बताइए आप कितना सहमत है इस बात से? प्रधानमंत्री जी ने जिस उद्देश्य के लिए ये अपनी योजना शुरू की, जी हाँ, उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा मार्गदर्शिका को देखते हैं तो अच्छा लगता है। जी हाँ, और उनमें कुछ गाइडलाइंस दी, उनको राज्य सरकार अपने ढंग से भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसको लागू करती तो निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होती। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में इन्वेस्ट करना, यानी बीमा कंपनियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पैसा पहुंचे। अर्थात योजना अच्छी है पर उसका इम्प्लीमेंट अभी ढंग से नहीं हो पाया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। इसी बीच कृष्ण गोपाल जी हमारे साथ मांडल भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं। जी कृष्ण गोपाल जी। हाँ सर, मैं मांडल से बोल रहा हूँ, कृष्ण गोपाल। हाँ कृष्ण गोपाल जी बोलिए। सर, ये फसली बीमा के लिए मुझे जानकारी बताइए सर, कहाँ से बीमा कराया जाए सर? अच्छा, वैसे कृषि बीमा के बारे में जानकारी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से दे रहे हैं, परंतु अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कृषि बीमा कहां से होता है तो मैं चाहूंगा PS कलवानिया जी इसका जवाब दें कि कृषि बीमा के लिए किसान संपर्क कहां करें। देखिए राम गोपाल जी, आपके पास में आपके ग्राम की इकाई के अंदर पटवारी होगा, ग्राम सेवक होगा, आपका जनप्रतिनिधि होगा, उनके पास में पूरा कृषि बीमा योजना की सारी फॉर्म
परफॉर्म के लिए भी, इसके लिए ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको बैंक के पास में जाना पड़ेगा और ऑनलाइन के लिए आपके पास में किसानों की जो वेबसाइट है कृषि मंत्रालय की, उसके ऊपर जाके उसमें ऑप्शन है बीमे का, उसके अंदर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी प्रूफ आईडी प्रूफ चाहिए होगी और इसके लिए आप अति श्योरिटी चाहते हैं तो इसके साथ में एक कैंसिल चेक भी लगाएं, अपना आधार कार्ड भी दें और अपने जमीन के खसरे का स्पष्ट अंकन करें। आप अगर किसी दूसरे का खेत जोते हैं तो उसका एग्रीमेंट भी साथ में लगाएं, आपको पूरा फायदा मिलेगा इसके लिए। कहीं और बिचौलियों का सिस्टम भी इसमें खत्म हो जाएगा। आप अगर कैंसिल चेक साथ में देंगे तो अगर जिस दिन खराबे की रिपोर्ट आएगी सीधा पैसा आपके खाते में आएगा। कलवानिया जी, कोई कैप है इसमें कि कितनी जमीन तक का आदमी ये बीमा करवा सकता है या कितनी जमीन तक का नहीं करवा सकता, या किसी विशेष फसल के लिए बीमा हो सकता है या नहीं हो सकता? थोड़ी सी जानकारी प्लीज। देखिए, इसके अंदर आपके पास जितनी जमीन है जी हाँ। और उतनी का आप जितनी को जोतते हो, उसकी बुआई करते हो, उसकी पूरी जमीन का आपकी फसल का बीमा होगा। और फसल की बीमे के अंदर रबी की फसल का बीमा 1.5% प्रीमियम लागत प्रति एकड़ के ऊपर उसका होगा और खरीफ की फसल के लिए आपको 2% का होगा और बाकी वाणिज्यिक और व्यवसायिक जो फसलें होती है उनके लिए आपको 5% देना होगा। मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि बाजरा और इनके लिए आपको 200 रुपए प्रति एकड़ के लगभग होगा और रबी की फसल के लिए आपको 505 रुपए 6 रुपए प्रति एकड़ के लगभग बीमे की राशि आती है। क्या कहना है शास्त्री जी, आपका क्या कहना है? आप कह रहे थे कि इसका इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हुआ, एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे आप? एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जी हाँ, न्यूनतम कितनी भी आपकी जमीन का करवाना, इसके लिए तो कोई सीमा नहीं है। ठीक है। अधिकतम 7 हेक्टेयर से ज्यादा का प्रीमियम आपने अगर गलती से भी जमा करा दिया तो जब्त हो जाएगा। इसमें जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, एक बार दोबारा बताइए, 7 हेक्टेयर से ज्यादा अगर किसी के पास कोई जमीन किसान है, हाँ, अगर 7 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उसका हाँ, प्रीमियम भूल से भी जमा करवा देता है, ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश है बीमा कंपनी अधिकतम 7 हेक्टेयर का ही प्रीमियम स्वीकार करेगी। उससे ज्यादा गलती से जमा भी करवा दिया तो प्रीमियम जब्त हो जाएगा, आपको वापस भी नहीं मिलेगा। कैप है 7 हेक्टेयर का अधिकतम, मैक्सिमम का कैप है। मैक्सिमम 7 हेक्टेयर तक का कैप है। कोई फसल का कैप है कि इस फसल पे होगा, इस फसल पे नहीं होगा? हाँ, उन्होंने प्रत्येक जिले के लिए अपने जो मार्गदर्शिका दिया है उसमें परिशिष्ट 1 जारी किया है। ठीक है। हर जिले के लिए अलग अलग फसलें हैं, जिले में भी अलग अलग तहसील की अलग अलग फसलें हैं। जैसे जयपुर जिले में उन्होंने जो फसलें तय की हैं और उनमें भी अलग अलग तहसील में जो फसलें तय की हैं, मैं आपको बताता हूँ। जयपुर जिले में तहसील वाइज अगर आप देखते हैं तो आमेर तहसील में महावीर जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा बीच में। मूंगफली बाजरे का ही 1 मिनट, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। किसान भाई जुड़ गए, मनोज जी निमेड़ा से। जी मनोज जी, राम राम साहब। राम राम साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया साहब। जी हाँ, प्रश्न पूछिए अपना। मैं निमेड़ा से मनोज कुमार बोल रहा हूँ साहब। जी हाँ, और मैं फसल बीमा से संबंधित एक प्रश्न है मेरा। पूछिए। हमारे जो खेत है साहब, उसमें क्या है कि अपने राजस्थान में आपको ध्यान होगा, एक नील गाय जो अपन रोज बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, उससे हमारी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। जी हाँ। और बाड़बंदी के भी खूब हमने हमारे जो देसी तरीके हैं वो अपनाए, बाड़बंदी करके भी, लेकिन वो जो नील गाय जो रोज है वो उसको पार करके आ जाता है तो हमारी संपूर्ण फसल को नष्ट कर देता है साहब। जी हाँ। तो उसका कोई ऐसा होता है क्या, आप इसमें कोई प्रावधान है कि उसका भी हमें बीमा से हमारे को वो मिले, कुछ मुआवजा मिले उस फसल का जो नुकसान हो रही है? जी हाँ मनोज जी, पीएस कलवानिया जी इस सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ है। कलवानिया जी, क्या पशु जब किसी खेत को खराब कर देते हैं तो क्या उस खराबे का भी बीमा हो सकता है, उसका भी क्लेम मिल सकता है? देखिए, उसके अंदर प्राकृतिक आपदाओं का बीमा होता है। हाँ। बाकी जो ये आपदाएं हैं इसके लिए तो आपको रखवाली करनी पड़ेगी, खुद को सतर्क रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, रोजड़ा अगर आपको आपके किसान की अगर जान के ऊपर वो लेने के लिए हमला करने के लिए आ जाता है तो किसान अपनी सुरक्षा के लिए सरकार ने अध्यादेश लाया हुआ है, वो उसको मार भी सकता है। रोजड़ा को नील गाय है, ये नील गाय से इसको कन्वर्ट करके ये गाय नहीं रखे, इसको नील गाय को अपनी जान की रक्षा के करते हुए उसको अपने कांटे को हटाने के लिए भी एक क्राइटेरिया बना रखा है। अर्थात कि उसके खराबी से जो नुकसान होता है उसके लिए बीमा कंपनी या ये योजना जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ महावीर जी, क्या आप अपनी चर्चा को जारी रखिए जो आप पहले बता रहे थे?
प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में ये प्रश्न आ रहा था कि कहाँ तक कितनी उपयोगी है। जी हाँ। मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छे विचार के साथ केंद्र ने इसको शुरुआत करके मार्गदर्शिका के रूप में राज्यों को निर्देश दिया था जी हाँ। कि आप अपने अपने स्तर पर इनकी अधिसूचना जारी करें। ठीक है। प्रधानमंत्री बीमा कोई लोकसभा या राज्यसभा का आदेश नहीं है जिसको यथावत माना जाए। ठीक है। सरकारों को इसमें कुछ संशोधन के साथ लागू करना था, परंतु जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, हाँ। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा होने से उनका अध्ययन नहीं करके उनका ज्यों का त्यों लागू कर दिया, जो कि राज्यों के लिए खतरनाक सिद्ध हुई। उदाहरण के तौर पे बीमा कंपनियों ने ही इस ड्राफ्ट को बनाया है, उसमें स्पष्ट बीमा कंपनियों को भी बीमा है, किसानों का बीमा नहीं दिख रहा जैसा इसका प्रारूप है। उदाहरण के तौर पे बीमा कंपनियों ने लिखा है, कंपनी जो बताएगी वही फसल अगर किसान बोएगा तो हम बीमा का क्लेम देंगे। ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बीमा कंपनी को क्या पता नागौर में कौन सी फसल ठीक होती है, चूरू में कौन सी फसल ठीक होती है, जैसलमेर बाड़मेर में कौन सी फसल किसान को बोनी चाहिए। तो होना तो ये चाहिए था कि किसान जो फसल बो रहा है उसका अगर नुकसान हो गया तो हम बीमा देंगे, ये बीमा में के क्राइटेरिया में था। जयपुर के सचिवालय में या कृषि पंत भवन में बैठ कर के तय करें कि जैसलमेर का किसान मूंगफली बोएगा तो हम बीमा देंगे, तो ये किसानों के साथ क्रूर मजाक है। और इस बीमा का स्टडी पूरी ढंग से नहीं हुई, उस पे होमवर्क अभी बाकी है। जी हाँ, इसी पर लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद राम राम सा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। जी शास्त्री जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे और चर्चा हमारी बार बार अधूरी रह जाती थी, मैं चाहूंगा एक बार आप उसे पूरी करें। प्रश्न ये था कि अलग अलग फसलों पर इसी पर चर्चा चल रही थी कि फसलों का ढंग से विवरण नहीं हुआ, उसकी स्टडी नहीं हुई कि किस जगह पे कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने प्रीमियम और क्लेम तय किए। सर, क्या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी ठीक इसी तरीके से काम कर रही हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं महावीर जी। इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट या राज्य सरकार या केंद्र सरकार नियंत्रित जो भी कर रही हैं, राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। तो ये अंतर तो नहीं किया जा सकता कि प्राइवेट कंपनियां कुछ अलग से कर रही हों, लेकिन उन पे जो मार्गदर्शन के इसमें स्पष्ट निर्देश होने चाहिए थे, उनमें कहीं न कहीं चूक है। यानी कंपनियों ने ही तय किया कि हमें किस तरह से कारोबार किया, राज्य सरकारों का उसमें कोई नियंत्रण या संशोधन नहीं दिखाई दे रहा। उदाहरण के तौर पे कंपनियों ने ये नियम बना दिया कि किसी भी किसान का खराबा अगर होता है तो उस खराबे का भुगतान उस आधार पे नहीं करेंगे जिसका इस साल पे हुआ है। जोखिम का स्तर उन्होंने तय किया है, पिछले 10 साल में आपका जो औसत नुकसान हुआ है उसका 80% हम नुकसान होगा तो भुगतान करेंगे, उस 80% में से भी आपका कितना इस साल हुआ वो माइनस करके देंगे। यानी पिछले 10 साल का कितना नुकसान किसान को हुआ, न किसान के पास रिकॉर्ड है, न सरकार के कृषि विभाग या अन्य विभाग के पास है। जब किसी के पास रिकॉर्ड नहीं पिछले साल में क्या नुकसान हो तो आप भुगतान क्या करेंगे? होना ये चाहिए था किसान को इस वर्ष कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करके अगर भुगतान किया जाता तो वो कृषि बीमा के दायरे में आता। जी हाँ, इस बीच पृथ्वीराज जी सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पृथ्वीराज जी। राम राम सर। राम राम सा। सुनील जी, मेरा सवाल था, ये जो प्रधानमंत्री ने 2016 में किसान बीमा योजना लागू करी है, जी हाँ, उससे पहले भी अपने यहाँ भारत में फसल बीमा योजनाएं चल रही थी। जी हाँ, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो सरकारी कंपनियां जो चलाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें और जो प्रधानमंत्री ने जो ये योजना चालू करी है उन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, अभी जो नई योजना स्टार्ट हुई है उसमें और पुरानी वाले में फर्क क्या है, आप ये जानना चाहते हैं? मतलब इसमें क्या जरूरत थी इसको चालू करने की? ठीक है। और इसमें कौन कौन से जो अलग से जैसे जो कवर करेंगे ये इसमें, जैसे पुरानी योजना थी उसमें और जो नई योजनाएं हैं उसमें, अच्छा, क्या इसमें बेहतर हुआ है पहले से, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ, दोनों में क्या फर्क है, कैसे मतलब ये बेनिफिट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तक पहुंच गया है आपका प्रश्न, आप ये जानना चाहते हैं दोनों में फर्क क्या है। कलवानिया जी बताइए। देखिए, पुरानी योजनाओं के अंदर जो पुराना जो गुलामी के समय से लेके और आज तक जो 2011, 12, 13, 14, 15 तक जो भी डरा था वो पुरानी परंपराओं का रूढ़िवादी तरीके से एक इम्प्लीमेंट कुछ हुआ नहीं और उसको आगे से आके आंकड़े
बाबुओं के पास चलते रहे, उसमें कोई नवीनीकरण नहीं हुआ, जबकि किसानों की समस्याएं जो आधुनिक रूप से जो होती थी उसको डाला है। मैं आपको सीकर से जिन्होंने फोन किया उनको मैं बताना चाहूंगा, पहले सबसे बड़ा फायदा तो एक ये हुआ कि पहले 50% खराबे पे जो नुकसान पे अपने को जो चीज मिलती थी उसका मुआवजा मिलता था, वो अब 33% पे कर दिया। पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ है इसी बीच में कि आपकी जो आपदाएं आती थी, पहले गांव को इकाई नहीं मानते थे, पहले तहसील को इकाई मानते थे, अब पंचायत ग्राम पंचायत को इकाई मान लिया है। पहले पूरी तहसील होती थी, इतना बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल है, 50 किलोमीटर के क्षेत्र में एक साइड के अंदर नुकसान हुआ दूसरी तरफ नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलता था। अब अपने गाँव में अपने खेत की इकाई को मानकर उसका आप ड्रोन कैमरे से अगर वीडियोग्राफी करा के प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं, पटवारी के मार्फत आप करवा सकते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से सर्वे करवा के उसका दावा कर सकते हैं, आपको 100% पूरा क्लेम मिलेगा। ये फायदा है। कलवानिया जी, बिल्कुल आपने बताया कि इसमें ये फर्क है और वो सब है। हालांकि महावीर जी का मत इसमें कुछ दूसरा था, उनसे भी जानेंगे, लेकिन इस बीच फुलेरा से चौथमल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चौथमल जी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पूछ बचाऊँ कि जो फसल बीमा में जो रिस्क कवर हुआ है किसाना की, बीमा जो फसलों के आग लग जाए बाबी थे कवर करो कि बीमा के मायने फसल में आग लगने को भी क्या बीमा में कवर किया जा सकता है? बताइए कलवानिया जी, कवर किया जा सकता है? देखिए, फसल के अंदर आग लगाई जाती है, अच्छा, तो उसको तो कोई क्लेम के अंदर फायदा मिलेगा नहीं। प्राकृतिक रूप से जैसे बिजली गिरी, प्राकृतिक आपदा जो भी है उसके अंदर वो आती है, आग लगती है, उसका फायदा मिलेगा। कृत्रिम रूप से या किसी के द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जाता है उसका कोई फायदा नहीं है। ये है इसके अंदर। ठीक है, वो काम जाके सर्वेयर पे जाके टिक जाता है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन करे कि आग लगाई गई है या आग लगी है, बिजली गिरने से लगी है या बहुत ज्यादा गर्मी से कई बार इस तरह की आपदाएं हो जाती हैं। मैं सोचता हूँ चौथमल जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा। कलवानिया जी, आप बता रहे थे कि अभी सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ है कि 55-50% से कम भी होगा तो खराबे का पैसा मिलेगा, लेकिन शास्त्री जी का कहना ये है कि पिछले 8 साल का उन्हें औसत खराबा बताना पड़ेगा। कहां से संभव है किसान के लिए कि पिछले 8 साल का औसत खराबा वो कैलकुलेट करे, उसके बाद सरकार को बताए, उसके बाद वो पैसे की आस करे, उसके बाद वो अगली फसल के लिए इसका मैं आपको शॉर्ट बताता हूं कि हर साल किसान के खेत की गिरदावरी होती है, ठीक है, और गिरदावरी के अंदर आंकड़े सरकार हमेशा हर पटवारी और जो ग्राम इकाई होती है वो उसको लिखती है कि इस साल इतना खराब हुआ, इस साल इतना खराब हुआ, इससे इतना नुकसान हुआ। तो औसत एवरेज तो आपको निकालना ही पड़ेगा किसी चीज का। सरकार के अंदर उस टाइम क्या रेटें चल रही थी, आज क्या चल रही है, तो उसका औसत ही तो दिया जाता है किसी चीज का। आज अपने पास कोई चीज खरीदते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है, वो चीज तो वापस नहीं आ सकती, उसकी भरपाई करने के लिए औसत ही तो चीज का निकाला जाएगा। और इसके और उपाय क्या, इससे बड़ी शॉर्टी तो हुई है कम से कम किसान की फसल अगर निकाल ली किसान ने और वो घर ले जा रहा है, उसका भी अगर कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे बारिश आ गई भीज गया, उसका भी उसको क्लेम मिलेगा। इससे बड़ी शॉर्टी और क्या हो सकती है। तो उसका तो यही है कि उसकी रेट है जो पुराने टाइम के अंदर 3-4 साल का जो रेट है, 8 साल की जरूरी नहीं है कि उसको न्यूनतम रेट दी जाएगी, उसको औसत रेट दी जाएगी, न्यूनतम ना अधिकतम नहीं, उसके बीच की जो रेट है जिससे उसका खर्चा भी निकले और उसको नुकसान भी नहीं हो। चलिए, इस पर मेरे अपने कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले गोपाल जी हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका सवाल हम सुनते हैं, उसके बाद मैं अपने सवाल करता हूं। जी गोपाल जी। जी सर, बताइए। सर, फसल बीमे के अंदर जो अभी इन्होंने दिया था कि भाई जानवर खा जाता है या आपदिक स्थिति में कोई आग लग जाती है तो उसका क्लेम नहीं मिलता है क्या? हाँ, इसका जवाब वैसे अभी दे चुके हैं कलवानिया जी कि अगर आग षड्यंत्र पूर्वक लगवाई गई हो या बिजली से लग के लगी हो तो उसका क्लेम मिल जाता है, और जो जानवरों के द्वारा बताया गया उसका क्लेम अभी मौजूद नहीं है। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो बताइए। एवन टीवी में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ कलवानिया जी, आप बोल रहे थे कि आपको सिर्फ एक औसत देना है, उसके लिए आपको पटवारी से संपर्क करना पड़ेगा, सर्वेयर अलग आएगा। मतलब किसान का जो चक्कर है वो पटवारी से खेत और खेत से पटवारी, जो वो पिछले कई जन्मों से करता आ रहा है, वो उसका अभी भी खत्म नहीं हुआ। इतने सारे लूप देने की आवश्यकता कहां है? जिस तरह से कार का इंश्योरेंस करने के लिए एक सर्वेयर आता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है और उसका क्लेम मिल जाता है, उस तरह से सर्वेयर ही क्यों ना इस खेत का भी सर्वे करे और उसको क्लेम दे दे। देखिए, सरकार इसके लिए किसान के लिए श्योरिटी रखती है और पटवारी सरकारी कर्मचारी है,
और सर, वो पटवारी सरकारी कर्मचारी है, मेरी आगे- बात सुनिए प्लीज। पटवारी सरकारी कर्मचारी और पटवारी किस तरह से काम करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, मैं इसके साथ में आप मेरी पूरी बात सुनिए। जी हाँ। पटवारी सरकारी कर्मचारी है, गांव की जो चुनी हुई सरकार है उसका मुखिया सरपंच है, पंचायत समिति का सदस्य है, जिला परिषद का सदस्य है, पंचायत समिति का प्रधान है, उनकी भी उसके अंदर अगर अनुशंसा होगी उसको भी डायरेक्ट फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं है केवल पटवारी के पास भी चक्कर काटे। अगर सरपंच अगर उसमें गांव का प्रस्ताव लेके और ग्राम पंचायत के अंदर फैसला करे कि मेरी गांव के अंदर ये फसलें हुई है, ये खराब हुई है, उसकी वीडियोग्राफी करा के और उसको अगर डाटा के रूप में क्लेम के लिए दावा करेगा, उसका भी उसको फायदा मिलेगा। सर्वेयर, पटवारी और अब सरपंच भी शामिल हो गया। लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे आगे बढ़ूं, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण जी। हाँ सर। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि मतलब हम सोसाइटी से बीमा करवाया हुआ था। जी हाँ। हाँ, सोसाइटी से। जी हाँ, सोसाइटी से बीमा करवाया हुआ है आपने। आगे। हाँ, तो फिर अब वो कहते हैं कि आपने पहले वो पैसे भरे नहीं, अब आपका बीमा होगा नहीं। जी क्या, दोबारा पूछिए। मतलब वो कहते हैं कि आपने पहले पैसे भरे नहीं। अच्छा। वाले कहते हैं आप तो डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए, अब आपका बीमा नहीं होगा। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया था, आपने लोन के पैसे नहीं भरे, इसलिए आपका बीमा कैंसिल हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, तो मतलब लोन की जगह अपन तो वो हम बीमा तो करवाना चाह रहे हैं ना। आप समझ पाए कलवानिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इनका सवाल मैं जहां तक समझ पाया हूँ ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा टाइम निकल गया और अब मैं बीमा कराना चाह रहा हूँ, तो अब मेरा कंपनी वाले बीमा कर नहीं रहे। इसके लिए गाइडलाइन तय कर रखी है सरकार ने। फसल अपन बोते हैं उसके 10 दिन, अधिकतम 10 दिन के अंदर अपने को कराना होता है और 31 जुलाई तक के लिए टाइम दे रखा है और रबी के लिए अपने को 31 दिसंबर की तारीख डेडलाइन तय कर रखी है। इससे पहले अपने को करवाना पड़ता है। अपने फसल बोई है उसके अंदर 10 दिन के अंदर अपने को बीमा कराना होता है। इसके लिए फॉर्म पहले ले लेना चाहिए और उसी टाइम जो डेट है उसके अनुसार तो उसी को वही तय करना पड़ेगा। जी हाँ, ये पॉलिसी मैटर है और कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया होगा। क्यों शास्त्री जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, जी हाँ, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जिन किसानों का किसी भी तरह का केसीसी या कृषि लोन लिया हुआ है, जी हाँ, उनकी अनिवार्य रूप से कृषि बीमा होगी। उसके लिए वो संबंधित बैंक या सोसाइटी अधिकृत हैं और जिम्मेदार हैं। ठीक है। और उनको उसके बदले में 4% सेवा शुल्क देने का प्रावधान है। निर्देश यहाँ तक भी है, संबंधित बैंक या सोसाइटी अगर वो बीमा नहीं करती हैं तो उनको ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए 99% केस में ऐसा है, किसान को पता भी नहीं है, उनका बीमा कर दिया गया। जब वो अपनी पासबुक कंप्लीट करवाने जाएंगे तो शायद उनको भी लगे कि मेरी इसमें केसीसी में से किस्त, बीमा की किस्त कट चुकी है। अर्थात प्रवीण जी का केस ये है कि सोसाइटी ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया समय पर, इसलिए वो बीमा नहीं करवा पाए। शायद हो सकता है उनका इनको इन्फॉर्म करना तो चाहिए था। जी हाँ। पर बीमा हो गया होगा और शायद इनको पता नहीं, क्योंकि निर्देश ये है कि अनिवार्य रूप से बीमा होगा जिनका केसीसी लिया हुआ है या किसी तरह कृषि लोन लिया हुआ है। जी नहीं, वो कह रहे हैं कि जब हम जाते हैं उनके पास तो उन्हें कहते हैं कि आप डिफॉल्टर हो गए हो क्योंकि आपने समय पर बीमा नहीं करवाया, इसलिए हम आपका नहीं कर सकते। डिफॉल्टर इसलिए नहीं हुए, इसमें मैं बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। डिफॉल्टर इसलिए हो गए कि इन्होंने जो साल के अंदर जो पैसा जमा कराना पड़ता है एक बार अपनी, जैसे मैंने ₹1,00,000 का लोन लिया है तो साल के अंदर मुझे ₹1,00,000 किसी भी दिन, जैसे डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है साल में एक बार जमा कराना और एक बार निकालना, वो उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो डिफॉल्टर हुए हैं। इसलिए नहीं हुए कि बीमे के कारण डिफॉल्टर, क्योंकि बीमा तो उनका अनिवार्यता है। तो अपने आप जो शास्त्री जी कह रहे हैं वो बात सही है कि बीमा तो उनका ऑटोमेटिकली हो गया। डिफॉल्टर इस कारण हो गया कि उन्होंने समय पर लोन को एक बार क्रेडिट और डेबिट नहीं किया। चलिए, चर्चा का ये एक लंबा विषय है, लेकिन इस पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, और आप भी इससे जुड़े किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 0141 451 5103 पर, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार महेश जी हमारे साथ 12 से जुड़ गए हैं। जी महेश जी। जी, मेरा सवाल ये है सर। जी हाँ। कि जो प्रधानमंत्री बीमा जो होता है उसका क्लेम लेट होता है, जो ये प्राइवेट कंपनियां जो करती है इनका क्लेम जल्दी पास हो जाता है, क्यों ना इस बीमे को प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए
और ये बीमा किसानों के हित में जल्दी पास हो, कि जल्दी उनके पास उसका क्लेम मिले और उनका फायदा मिले किसानों को। जी हाँ, कलवानिया जी, ये वही बात है जो हम आपसे पहले चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों छोड़िए, मतलब जो फसल बीमा की बात कर रहे हैं, फसल बीमा का क्लेम जो है वो काफ़ी लंबा है, उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, पटवारी, सरपंच, सर्वेयर, और उसके बाद भी काफ़ी समय लग जाता है और किसान वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। तो क्यों ना इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, जिससे कि सीधा सर्वेयर जाए, उसका सर्वे करे और उसे क्लेम पास कर दे। क्या ये संभव है? देखिए, भारत के अंदर पक्ष और विपक्ष दो तरह की चीज होती है। हाँ। अगर इसको सरकार ने अच्छा करने के लिए भी अगर निजीकरण में दे दिया हाँ। तो इसके लिए सरकार कहेगी साहब, विपक्ष जो है वो भी कहेगा, और माउथ मीडिया के अंदर भी सरकार के खिलाफ होगा कि सरकार किसान की सोच नहीं रही है और कृषि को निजी हाथों के अंदर देना चाह रही है। और कई तरह के हजारों सवाल ऐसे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए, और दूसरी चीज, श्योरिटी भी नहीं है। कई बार होता है किसान के लिए प्राइवेट कंपनी ने घाटा घोषित कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए घाटे के मार्फत, तो इसके लिए श्योरिटी कौन करेगा? इसलिए सरकार ने 80% जो क्लेम देने की बात है उसमें श्योरिटी सरकार की भागीदारी है, इसलिए इसको निजीकरण में नहीं दे रहे। बाकी निजीकरण के लिए भी देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महावीर जी, आप क्या कहेंगे इस इशू पर? पूरे देश में, खास करके राजस्थान के संदर्भ में देखें, जी हाँ, इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं और सरकारी तंत्र भी शामिल जी है। हाँ, निजी और सरकारी तंत्र में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है अगर प्रक्रिया में सुधार कर दिया जाए। जी हाँ। सर्वे जब किया जाता है उसमें संबंधित किसान को सर्वे में शामिल कर लिया जाए और प्रामाणिकता के आधार पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उन और सर्वेयर कंपनी के लिए समय सीमा तय कर दी जाए कि इतने दिनों में ये रिपोर्ट आकर के पेश हो जाएगी, तो इसमें सुधार हो सकता है। कंपनी के बजाय जो प्रक्रिया उसमें ज़्यादा खामी है, इसलिए कंपनी को बदलने से इसका समाधान नहीं होगा। समय सीमा निर्धारित करना, स्थानीय किसान को उसमें शामिल करना, स्थानीय कृषि विभाग का जो भी अधिकारी जो वहाँ भौगोलिक स्थिति को जानता है उसको शामिल करते हुए उनकी जिम्मेदारी तय करना, और समय पर नहीं करें तो उनको सजा देने का प्रावधान करना, तब इसमें सुधार आएगा। हनुमानगढ़ से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश, नमस्कार जी। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या पशुधन बीमा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा होता है? दोबारा पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या पशुधन बीमा भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा होता है? जी हाँ, ठीक है। पीएस कलवानिया जी, बताइए पशुधन बीमा का क्या योजना है? देखिए, पशुधन के लिए राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने अभी शुरुआत की है भामाशाह स्वास्थ्य पशुधन बीमा योजना के नाम से। इसके अंदर जनरल श्रेणी के लोग अपने पशु का बीमा कराते हैं तो उसको 50% अनुदान राशि रूप में मिलती है। और बीपीएल और जो निम्न स्तर के जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं वो अपने पशुधन का बीमा कराना चाहते हैं तो उनके लिए 70 और 75% तक उनको अनुदान मिलता है। जी हाँ, राकेश जी को अपने सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा। महावीर जी, आपने बताया कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, दोनों में ही एक ही तरीका है उनको क्लेम देने का। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, जब कार का इंश्योरेंस होता है उसे आजकल कैशलेस बना दिया गया है, जिसमें जैसे ही एक्सीडेंट हो आप किसी गैरेज पे जाइए और वहां पर अपना काम कार को दुरुस्त करवाइए और ले जाइए, क्लेम अपने आप गैरेज तक पहुंच जाएगा। या मेडिक्लेम जिस तरह से होता है कि आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, अपना इलाज करता है और क्लेम सीधा हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। तो फिर किसान के लिए इतनी पाबंदियां क्यों, इतने सर्वे क्यों, पटवारी क्यों, सरपंच क्यों, ये सब किसान के लिए ही क्यों? मैंने पहले प्रारंभ में कहा था कि इसके ड्राफ्ट को तैयार किया बीमा कंपनियों ने। मुझे नहीं लगता बीमा कंपनियों ने ही ये सब कार के इंश्योरेंस को इतना इजी किया है सर। बीमा कंपनियों ने ही मकान के इंश्योरेंस को, मेडिक्लेम को इतना इजी किया है। ठीक करें आप। जी हाँ, तो ये बीमा कंपनियां फसल बीमा को इजी क्यों नहीं करती? कलवानिया साहब आप बताइए। वो मैं इसका जवाब दे दूं। जी हाँ, आप पूरा कर दीजिए। केवल इतना ही नहीं है कि किसान को कार की तरह नहीं मिलता, इसमें एक बाधा और है। जी हाँ, कार में तो कार का मालिक या किसी दुकान या मकान का मालिक नुकसान होने पे व्यक्तिगत रूप से जाके क्लेम कर लेता है और उसको क्लेम होता भी है। जी हाँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो अभी राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अधिसूचना, उसके पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, हाँ। जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ है हाँ। उस बीमित क्षेत्र के 25% न्यूनतम किसानों का नुकसान होगा तो ही उसका सर्वे होगा। इस निर्धारित क्षेत्र से कम किसानों का अगर नुकसान होता है तो बीमा क्लेम करने के लायक भी नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आप तुलना कार और मकान से कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत अंतर है। चलिए कलवानी जी मैं आपके पास आता हूं, इससे पहले 12 से महेश राव हमारे साथ जुड़ गए। जी महेश जी, महेश जी शायद संपर्क कट गया। कलवानी जी बताइए, आप बताना चाह रहे थे कुछ। देखिए, जो अभी शास्त्री जी ने बताया, जी हाँ, मैंने तो इतना तक उसके अंदर पढ़ा, इन्होंने, मैं इनकी कोई बात को नहीं काट रहा, मैं इनके अंदर इनके सुधार के लिए इनको बता रहा हूँ। मेरे से सीनियर भी हैं, लेकिन मैं इनको एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि रास्ते के अंदर मैंने तो ये तक कहा कि अपनी फसल निकाल ली और किसान अपने घर ले जा रहा है, उस रास्ते में भी नुकसान हुआ है उसको, तो उसका भी स्पष्ट रूप से आंकलन है, उसको उसका फायदा क्लेम का मिलेगा। इसके लिए उसको कितने दिन में, ये मेरा सवाल है, कितने दिन में मिलता है लगभग? उसको अधिकतम 10 दिन के अंदर अंदर उसको दावा करके और उसका लगाएगा, तो उसको जितना जो सरलीकरण है, जैसे मैंने 3-4 चीजें आपको बताई थी, अपना आईडी प्रूफ है, बैंक का, उसको जल्दी से जल्दी के लिए उसको कैंसिल चेक अगर साथ में लगाए तो उसका सीधा कलवानिया जी, अभी हमारे पास एक प्रश्न आया था ब्रेक से पहले, जिसमें साहब ने कहा कि सोसाइटी से हम जब बीमा करवाने जाते हैं तो वो कहते हैं आप डिफॉल्टर हैं, आपका बीमा नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक अलग केस है। मेरे पास अगर कोई कार है और उसकी मैं किस्तें समय पर नहीं दे पा रहा हूं, तो क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने से मना करेगी? वो कहेगी ठीक है, इंश्योरेंस एक अलग मैटर है, फाइनेंस एक अलग मैटर है। तो किसान के साथ ये क्योंकि आप पहले बैंक की किस्तें भरिए, उसके बाद आपका बीमा होगा? देखिए, बैंक की किस्तें वो भरिए, इसका आपको मैं एक जानकारी दूं कि किसान अपनी जमीन को, जी हाँ, उसके बैंक के नाम करा देता है। ठीक है, गिरवी जमीन रख दी तो मालिक कौन हुआ? आपको केवल खेती बाने का अधिकार है। हाँ। आपका खेती का मालिक, आपने उसके ऊपर लोन ले लिया तो मालिक कौन हुआ उसका? ठीक है, मालिक तो वो हो गया। हाँ। आपको मालिक वो हो गया तो मालिक ही तो बीमा काटेगा उसका, मालिक ही तो कराएगा। आप तो एक खेती जोत रहे हैं, जी हाँ, अपन खेत जोत रहे हैं तो अपने को खेत के हिसाब से मिलेगा। तो बैंक मना क्यों कर रहे हैं उन्हें कि आप डिफॉल्टर हो गए हैं? पैसे तो किसान को जमा कराने पड़ेंगे ना सर। पैसे लेके तैयार है वो ये उनका कहना ये था कि मैं पैसे लेके जाता हूं, वो कहते हैं आप डिफॉल्टर हैं, आपका बीमा नहीं हो सकता। तो पहले लोन की किस्तें जमा कराइए। जो तारीख है, जी हाँ, जो लिमिट की जो तारीख है, बीमा भी आप करवाते हो तो बीमे की रात को 12 बजे डेट निकल गई और सुबह भी अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसका क्लेम नहीं मिलता। हाँ, लेकिन उसका ये ऑप्शन है, कि आप उसका दोबारा सर्वे करवाइए। ठीक है, रिन्यूअल जो होता है, उस रिन्यूअल में 12 बजे के बाद, तारीख निकलने के बाद, समय निकलने के बाद आपका सर्वे दोबारा से होगा, वैल्यूएशन दोबारा से होगा और फिर नए सिरे से मिल जाएगा। उसे नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, बस इतना सा है। लेकिन खेती में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपकी डेट निकल गई उसके बाद बीमा ही नहीं हो सकता। हो सकता है कोई आदमी किसी कारण से लेट हो गया हो तो एक बार सर्वे हो जाए उसका, उसके बाद करवा सकते हैं। कोई ऑप्शन होना चाहिए। जी महावीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं कह रहा हूं कि आप जो गाड़ी की तरह बीमा क्लेम, मैं उस भाषा को पढ़ रहा हूं जिसने सरकार ने अधिसूचना में जारी किया है। हाँ। आप उसका अर्थ निकाल लीजिए। जी हाँ। यदि पटवार सर्किल में फसल बीमा के कुल बीमित क्षेत्र के 25% से अधिक की क्षति की सूचना प्राप्त होती है तो पटवार सर्किल में बीमित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को जिनके द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित अवधि में सूचना दी गई है तो क्षतिपूर्ति देय होगी। यानी 25% से अधिक क्षति हुई है उस बीमित क्षेत्र में और समय पे सूचना दे दी है तो ही आपको क्षतिपूर्ति देय होगी। एक किसान या 2 किसान को क्षति हुई है तो रणवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मुद्दे पर। जी रणवीर जी, रणवीर जी सुन पा रहे हैं आप हमें? कोटा से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। मैं यूँ कह रहा था आपसे कि फसल बीमा योजना की आप बात तो कर रहे हैं, जी हाँ, लेकिन हम खुद किसान होने के नाते हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना में कोई पारदर्शिता तो है नहीं, किसान को समझ है नहीं। जी हाँ। फिर दूसरी बात जो है, जो ये इंश्योरेंस के जो कंपनी है उनके जो एजेंट हैं, हाँ, वो 2-3 किसानों को साथ लेके जो उनके जान पहचान के हैं वो सारा सर्वे करवा लेते हैं और बात खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से योजना का फायदा किसान को तो मिलता नहीं है। जी हाँ। और इसकी कोई जवाबदारी है नहीं, कोई कृषि विभाग के या सरकार के ऊपर। सरकार से पूछते हैं तो ये बीमा कंपनी के ऊपर किसी की भी दबाव नहीं चलता है, मनमर्जी का काम करता है। तो किसानों को फायदा इससे खास तो मिला नहीं, बीमा कंपनियों को जरूर फायदा मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात मैं कलवानिया जी आपसे करना चाह रहा था कि बीमा कंपनियों को तो फायदा हुआ होगा कहीं ना कहीं, लेकिन किसान अभी तक भी इसमें कहीं कोई फायदा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है केवल और केवल जागरूकता। जो अभी बात ये कोटा से भाई साहब फोन करके बात कर रहे हैं, इनसे मेरा एक निवेदन है कि आपको खुद के लिए जागरूकता पहली चीज है।
और जागरूक रहकर कौन नहीं खुद लेके जाओ और खुद समय पे करवाओ ना, कैसे नहीं। अगर इसके लिए नहीं होता तो आप कानूनी कार्रवाई करने के हकदार हैं। उस लिमिट टाइम के अंदर, आज जैसे एग्जाम का फॉर्म है, एग्जाम के फॉर्म की डेट निकलने के बाद आपके हो, तो उसके लिए तो कोई तरीका नहीं। उसी तरह से इसके अंदर बीमा करवाना है तो उस निश्चित तारीख के अंदर आप जाओ, अपनी परिचय पत्र और जो जो चीज़ें उसकी आवश्यक चीज़ें हैं उनको ले जाओ और आप अपना बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये इनका सवाल ये था कि इनके घर घर आके जो करने की बात है, मान लो किसी का छूट गया हो, इतना बड़ा क्षेत्र हो या छूट गया हो, तो खुद किसान को जागरूकता रख के करवानी चाहिए। चलिए चर्चा को हम ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। देखते रहिए A1 TV।